हेलो प्यारे बच्चों। आगे अपनी अगली क्लास में फिज़िक्स क्लास 12th हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह और हम शुरुआत कर रहे हैं परमाणु, एटम, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलिए, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, अभ्यास, पहला सवाल। प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके पास परमाणु के दो मॉडल हैं, एक है थॉमसन और एक है रदरफोर्ड। एक है थॉमसन मॉडल और एक है रदरफोर्ड मॉडल। इन दोनों में यहाँ पर तुलना की गई है पहले सवाल में, और चार विकल्प हैं, पांच विकल्प हैं, ए बी सी डी और ई। तो जो पहला विकल्प है वो किस बात पर है? थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल के परमाणु साइज से बड़ा होता है। तो यानी पहला विकल्प है परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। ये पहला सवाल है। ठीक, तो परमाणु का आकार थॉमसन मॉडल हो या रदरफोर्ड मॉडल हो, दोनों में समान है। तो यहाँ भरना है थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु साइज से भिन्न नहीं होता, यानी दोनों में समान होता है। तो यहाँ एक विकल्प लिखा है भिन्न नहीं है, क्योंकि दोनों में परमाणु आकार समान है, दोनों मॉडल में। तो वाक्य चूंकि इस तरीके से लिखा है कि हम समान नहीं भर सकते, दिए गए विकल्प में से हमें छांटना है अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक, भिन्न नहीं, अपेक्षाकृत काफ़ी कम। तो उत्तर है भिन्न नहीं होता है। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी साम्य में होते हैं, जबकि में इलेक्ट्रॉन नेट बल का अनुभव करते हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन नेट बल का अनुभव करते हैं और घूमते हुए ऊर्जा की हानि करते हैं, जिसके कारण एक समय में ऐसा होगा कि वो नाभिक में गिर जाएंगे। नाभिक में गिर जाएंगे तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। ये बात रदरफोर्ड की है। थॉमसन में ऐसा कुछ नहीं है। थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन साम्य में होते हैं, उन पर नेट बल नहीं होता है। धनावेश समान रूप से या ऋणावेश समान रूप से, है ना, वितरित होते हैं। ये थॉमसन मॉडल है, तरबूज मॉडल है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, थॉमसन मॉडल में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं, जबकि रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल अनुभव करते हैं। ठीक है, यानी थॉमसन मॉडल में जो धनावेश है परमाणु में समान रूप से फैला होता है, और इलेक्ट्रॉन जो स्थायी होते हैं, निम्नतम अवस्था में होते हैं, वो स्थायी साम्य में होते हैं। ओके, ये बात क्लियर हुई। हालांकि ये मॉडल दोनों ही बाद में सही नहीं पाए गए। बाद में जो मॉडल आया वो कुछ और आया। रदरफोर्ड के बाद नील्स बोहर ने जो है एक परमाणु मॉडल दिया था, जिसके अनुसार अभी तक की जानकारी के अनुसार बोहर का ही मॉडल माना जाता है। चलिए, अब देखते हैं सी। पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो रदरफोर्ड मॉडल है, उसको ठीक से सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन घूमता है, बहुत ध्यान देने की बात है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। जरा मन में सोचो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसकी कोई आवृत्ति होगी। आवृत्ति से मतलब एक सेकंड में वो नाभिक के कितने चक्कर काटता है, उसी आवृत्ति का विकिरण भी वह बाहर फेंकता है। जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसी आवृत्ति का विकिरण बाहर फेंकता है।
और नाभिक की तरफ नेट बल अनुभव करता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती जाएगी क्योंकि बाहर फेंक रहा है ऊर्जा और बल नाभिक की तरफ लगा हुआ है, तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि रदरफोर्ड मॉडल पर आधारित क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब चलिए डी में, किसी परमाणु के द्रव्यमान का थॉम्सन मॉडल में लगभग सतत वितरण होता है, लेकिन रदरफोर्ड में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। तो यहाँ पर आवाज है द्रव्यमान का वितरण कैसा है। तो थॉम्सन मॉडल में द्रव्यमान वितरण एक जैसा है। थॉम्सन मॉडल में है ना, द्रव्यमान वितरण एक समान है, संतत है। यानी थॉम्सन ये कह रहे हैं भाई जो भी भरा है एक जैसा ही भरा है, सारे में जो भी भरा है सब एक जैसा ही भरा है। धनावेश भरा है एक जैसा भरा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं लेकिन द्रव्यमान वितरण एक समान है, कक्षाओं में घूम रहे हैं लेकिन द्रव्यमान वितरण एक समान है। यानी थॉम्सन मॉडल में नाभिक की कल्पना नहीं है। थॉम्सन मॉडल में नाभिक नहीं है, बिना नाभिक का मॉडल है। और रदरफोर्ड नाभिक वाला मॉडल है। तो एक समान वितरण किसमें हुआ, थॉम्सन में, और असमान वितरण किसमें हुआ, रदरफोर्ड में। अब आया में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। दोनों मॉडल में ये बात आई कि जो धनावेश है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। ये दोनों मॉडल में बात आई है। यानी थॉम्सन मॉडल में भी ये बात आई है कि जो धनावेश है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है और जो हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान लगभग पूरे द्रव्यमान की तुलना में ना के बराबर है। ये दोनों मॉडल में समान बात है। तो खैर दोनों मॉडल के बारे में जानकारी हो गई और ये क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि दोनों पुराने मॉडल हैं। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल संख्या 2। क्या कहा सवाल नंबर 2 में, मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का उपयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस है लेकिन ये कह रहे हैं कि 14 केल्विन है ना के नीचे ठोस हो जाती है। आप किस परिणाम की उपेक्षा करेंगे। मतलब स्वर्ण पन्नी के बजाय अगर हाइड्रोजन गैस को ठोस बना के भर दें तो किस परिणाम की उपेक्षा कर जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट ही बात है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से ज़्यादा है। तो क्या लिखते हैं, चूंकि अल्फा कण का द्रव्यमान H2 अणु या H2 परमाणु या H परमाणु जो भी लिखें से अधिक है, अतः अल्फा कण H परमाणु से टकराकर वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रयोग असफल हो जाएगा। अल्फा कण हाइड्रोजन से टकराएगा तो अल्फा कण भारी है, टक्कर मारेगा तो हाइड्रोजन के परमाणु को भी अपने साथ ले चलेगा, वापस नहीं आएगा या किसी भी कोण पर विक्षेपित नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए, सिंपली समझना इस बात को, यहाँ पे तो खैर इतना लिखना काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है और ये
हाइड्रोजन परमाणु की पतली पन्नी है, ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ से एक अल्फा कण जा रहा है H42, है ना। तो क्या होगा, ये अल्फा कण क्या करेगा, इस पर टकराएगा और इसको भी चलता कर देगा, यानी हाइड्रोजन इधर को भाग जाएगा, अल्फा कण मान लिया इधर को भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाइड्रोजन भी भागेगा, अल्फा भी भागेगा, क्योंकि ये भारी है। आप जानते हैं भारी चीज़ अगर किसी हल्की चीज़ पर टकराती है तो हल्की चीज़ में वेग ज़्यादा आ जाता है, यानी हाइड्रोजन अल्फा कण से पहले भाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। नाभिक या परमाणु के आकार का पता नहीं चलेगा। तो प्रयोग कैसा होगा, असफल हो जाएगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, 12(3), बहुत बढ़िया चैप्टर हैं, आधुनिक भौतिकी के, जो मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री में भी काम आ जाता है। ये चैप्टर तो ऐसा है जो केमिस्ट्री में भी काम आ जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, कक्षा 11 में जब कंपटीशन लेवल पे पढ़ेंगे उसको, तो ये चीज़ वहाँ भी काम आ जाती है। पाषाण श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुतम तरंगदैर्ध्य क्या है। पाषाण श्रेणी, पाषाण श्रेणी, पाषाण श्रेणी का लघुतम तरंगदैर्ध्य, लघुतम बेटे सबसे छोटा, लघुतम मतलब सबसे छोटा, और दीर्घतम सबसे बड़ा। तो हम जान रहे हैं कि छोटा तरंगदैर्ध्य जब होगा जब ऊर्जा अधिक से अधिक होगी, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है hc/λ, ये तो होती है ऊर्जा। तो ये लैम्बडा कम से कम होगा तो ये अधिक होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, यानी परमाणु अधिक से अधिक ऊर्जा पाषाण श्रेणी में कब बाहर छोड़ेगा, कब फोटोन को बाहर फेंकेगा, यानी एक ऐसा फोटोन जो हो तो पाषाण श्रेणी का लेकिन उसकी ऊर्जा अधिक से अधिक हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, पाषाण श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, 1/λ रीडबर्ग कांस्टेंट 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ हम डाल देते हैं अनंत का स्क्वायर, मतलब पूरी तरह बाहर निकाल दो। क्योंकि यहाँ अगर कोई संख्या आएगी अनंत की जगह पे 4, 5, 6, तो ऊर्जा का मान घटेगा, यानी लैम्बडा का मान बढ़ेगा। तो अधिकतम ऊर्जा या निम्नतम तरंगदैर्ध्य के लिए 3 से बिल्कुल बाहर निकालो। तो इसका मतलब हो गया कि लैम्बडा 9/r, 9, r का मान 1.097 10⁻7 लगाओ, ये वैल्यू आ जाएगी 820 × 10⁻⁻9 मीटर। इसे लिख सकते हो 820 नैनोमीटर। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। आर जानते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट है ये। क्लियर, सवाल पक्का समझ में आ गया। तो किसी भी श्रेणी का छोटे से छोटा तरंगदैर्ध्य या बड़े से बड़ा तरंगदैर्ध्य, तो इसके साथ में एक सवाल जोड़ देते हैं, पाषाण श्रेणी का दीर्घतम तरंगदैर्ध्य, मतलब बड़े से बड़ा क्या होगा। तो पाषाण श्रेणी में सबसे कम ऊर्जा कब होती है, जब बिल्कुल पास की कक्षा में उत्सर्जन हो, यानी 4 से 3 पे आए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये हो गया नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो ये है n = 4 और ये है n = 3। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, सबसे कम ऊर्जा। तो ऐसे में कितना हो जाएगा, r 3² और
4 स्क्वायर, ये आ जाएगा तरंग दैर्ध्य। ये कैसा है? बड़े से बड़ा तरंग दैर्ध्य है, छोटी से छोटी ऊर्जा है। तो दोनों सवाल समझ में आ गए। ये सवाल बनाया गया भाई बड़े से बड़ी तरंग दैर्ध्य कितनी है, तो छोटी से छोटी वाली का सवाल हमने बना दिया। क्या पता पेपर में आ जाए। हाँ, शाबाश, नोट करिए, बढ़िया चीज़ है। दोनों सवाल ध्यान से। अब आया 12/4, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12/4, क्वेश्चन नंबर 12/4। शाबाश, तो इसको हटा लेते हैं। शाबाश। पढ़िए, सवाल को पढ़िए, आगे बढ़िए। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में 2 ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। यानी परमाणु में 2 ऊर्जा स्तर हैं जिनकी ऊर्जाओं का अंतर है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में विकिरण करता है तो, संक्रमण करता है तो विकिरण निकलता ही तब है जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, और तभी परिभाषित होती है स्पेक्ट्रम श्रेणी, है ना। जब लोअर से हायर में जाता है तो ऊर्जा मांगता है, यानी बाहर से फोटोन डालेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन स्पेक्ट्रम श्रेणी जो होती हैं वो होती हैं उत्सर्जित विकिरण पर। और विकिरण कब उत्सर्जित होता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है। खैर, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति निकालना तो आसान है। एच न्यू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको जूल बना लो, ये लो। तो न्यू का मान आ गया 2.3, 1.6, 10⁻⁻19, और प्लांक नियतांक का मान ला लो 663, 10⁻⁻34, ये आ गई हर्ट्ज में। ठीक, गुणा कर लो, भाग कर लो। ये आ रही है 555, 10⁻14, 5.55, 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, अब 5 का एक यहाँ लिखना चाहो तो 6 लिख लो, ऐसे। डन, शाबाश, क्लियर। गुणा करेंगे, भाग करेंगे, देखेंगे डिवाइड करके इसको ये उत्तर आता भी है कि नहीं है। चलिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थिर ऊर्जाएं क्या होगी? 5, 12/5। ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करेंगे, इस बात को समझेंगे, और इसके आधार पर आगे कंपटीशन लेवल में बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। और बात अगर समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाता है। जब तक बात समझ में नहीं आती ना, तब तक मज़ा नहीं आता। मन प्रसन्न नहीं होता जब तक बात समझ में नहीं आती। हो सकता है किसी बात में हमें आकर्षण लगता हो सकता है हमने कोई बात सुनी किसी बारे में, और बात सुन के मन में कुछ हुआ, इंटरेस्ट आया, आकर्षण हो गया किसी चीज़ के प्रति, लेकिन मज़ा नहीं आता पूरा। क्योंकि पूरी बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक मन, माइंड, बुद्धि, जो भी कहो, वो वहाँ ठहरता नहीं है उस जगह पर।
और जब तक मन किसी चीज़ में ठहरता नहीं है तब तक मज़ा नहीं आता। तो इसलिए चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई बात हो, कोई भी चीज़ हो, पहले बात को समझने की कोशिश करिए, पूरा समझिए आराम से। ठीक, चलिए। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऊर्जाओं का बंटवारा परमाणु में किस प्रकार है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का बंटवारा किस प्रकार है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, वितरण किस प्रकार है। तो कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा में कुल ऊर्जा, ये कह रहे हैं कि यह है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस में क्यों है, पहला सवाल। माइनस में इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल से बंधा है। अगर कोई आकर्षण बल से बंधा हो तो सामान्यतया उसकी ऊर्जाएं माइनस में आ जाती हैं। हम नहीं कह सकते कि ये बात 100% श्योर है, ऐसा होता होगा, लेकिन सामान्यतया अगर कोई चीज़ आकर्षण बल से बड़ी है, बंधी हुई है, तो उसकी ऊर्जा माइनस में आ जाती है। ठीक, तो कुल मिला के अब आया प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो ये फार्मूला आप जानते हैं, जब आपने डेरिवेशन किया था तो जितनी कुल ऊर्जा होती है उतनी ही गतिज ऊर्जा भी होती है, और ये भी हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं हो सकती। अब बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी कक्षा में जितनी ऊर्जा है उतनी गतिज ऊर्जा भी है, लेकिन वो प्लस में है, पॉजिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हुआ करती। अच्छा, अब स्थितिज ऊर्जा, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कुल ऊर्जा है। अब तुम सोच लो कितनी होनी चाहिए। टोटल जो एनर्जी है वो -13.6 है, जो कि स्थितिज ऊर्जा का यानी पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का टोटल है। तो इसका मतलब इसका डबल हो जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, तो यहां एक बात समझ में आ जाती है कि अगर किसी सिस्टम के पास, किसी निकाय के पास यदि स्थितिज ऊर्जा है और माइनस में है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, अगर किसी निकाय के पास स्थितिज ऊर्जा है और ऋणात्मक है, माइनस में है, और वो सिस्टम या उस सिस्टम में कोई गति है यानी गतिज ऊर्जा है, तो जो कुल ऊर्जा है दोनों का जोड़ के उसे बनाते हैं, तो वह स्थितिज ऊर्जा से कम ऊर्जा हो जाती है। यानी कुल ऊर्जा माइनस में, ऋणात्मक। हकीकत में देखा जाए तो सबसे कम ऊर्जा क्या है, ये है। उससे ज़्यादा ऊर्जा, क्योंकि माइनस को छोड़ें तो मान तो कम है, लेकिन अगर माइनस को गिन लें तो बढ़ गया नहीं बढ़ गया, देखो इस मान से बड़ा मान है ये, और गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। और अगर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है तो सिस्टम साम्य अवस्था में हो सकता है, जरूरी नहीं है, बलों पर निर्भर करता है। साम्य अवस्था में सिस्टम हो सकता है, टिका रह सकता है। यानी ये मान के चलिए प्रकृति में अगर कोई कहीं टिका है और वहाँ वो टिका रहते हुए अपना काम कर रहा है, तो विज्ञान ये कहता है
कि उसके पास स्थितिज ऊर्जा है और ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा है। ओके, शाबाश। चलिए, अब इसमें कंसेप्ट ये आ जाता है कि अगर कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने के बजाय धनात्मक हो जाए, तो जब ऐसा होता है तब सिस्टम बिखर जाता है, फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुल मिला के वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब तक इस तरह की संरचना रहती है ऊर्जा में, यानी उसके पास कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी ऋणात्मक रहे, ये ऋणात्मक रहे, ये तो धनात्मक होनी ही है, तो सिस्टम बना रह सकता है, टिका रह सकता है। जनरल कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रहे, कोई सवाल ऐसा बनता है, ऊर्जा बताई जाती है, तो उस पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार करें तो आपको उसका उत्तर पक्का मिल जाएगा। चलिए, तो मैंने कहा था कि सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जानकारी से भरा है, अच्छा जो है कंसेप्ट आपका अच्छा करके मैंने बनाया है, कोशिश करी है, आप इसको नोट करिए। चलिए, अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को अवशोषित करता है। हाँ, एक फोटोन को अवशोषित करता है, निम्नतम अवस्था में है, जो इसे ऊर्जा स्तर 4 तक उत्तेजित कर देता है। फोटोन की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। मतलब हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 से n बराबर 4 तक एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया गया, तो इस परमाणु पर एक फोटोन गिरा hc/λ का, तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या है या उसकी आवृत्ति क्या है, ये पूछा गया है। खैर, अब इस केस में क्या करते हैं, अगर तरंगदैर्ध्य निकालना है तो डायरेक्ट मिल जाएगा, आवृत्ति तरंगदैर्ध्य से निकाली जा सकती है, hc/λ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं, 1/λ r n बराबर 1 से n बराबर 4 तक उत्तेजित हुआ है, तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं। देखो, ये फार्मूला लगा देते हैं। इस फार्मूले को ऐसे लगाया जाता है कि इसका मान धनात्मक आए, क्योंकि वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य ऋणात्मक नहीं आया करता। कई बार कहते हैं ये नंबर बड़ा कर देते हैं, कई बार ये नंबर बड़ा कर देते हैं, तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जा रहा है या बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में जा रहा है। तो यहाँ जो हम नंबर लगाते हैं, कक्षा की संख्या लगाते हैं, वो बड़ी लगाते हैं, और जो यहाँ लगाते हैं वो छोटी लगाते हैं। वो इस गणना के लिए है। तो नहीं, इस फार्मूले में नहीं लिखा कि इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे जा रहा है या 1 से 4 पे जा रहा है। ये सवाल के अंदर की बात है। यहाँ पर हमें चाहिए 1 से 4 या 4 से 1, वो फोटोन, उसका तरंगदैर्ध्य, बस। चलिए, तो R ये कितना हो गया, 15/16। अब अगर आवृत्ति चाहिए तो इसे कर देंगे C से गुणा, c/λ यह आवृत्ति होती है, तो CR हो गया 15/16 ऐसे। तो यहाँ से तुम्हें तरंगदैर्ध्य मिल जाएगी, यहाँ से तुम्हें आवृत्ति मिल जाएगी। ठीक, तो लैम्ब्डा का मान ये आ रहा है 16R/15, 16
आर का वैल्यू 1.097 10⁻7 बटे 15 ये आ रहा है मीटर में। अब इसे हल कर लो, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 16 है, ये 15 है, तो 1.11 के आसपास लगभग ये वैल्यू हो जाएगी। इन्होंने तो सीधा इसको 9.7 ही लिख दिया क्योंकि हाँ 16 15 और 16/15 आर 16/15 आर। अच्छा ये मैंने आर ऊपर लगा दिया ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ होता है, कुछ होता है ऐसे। 1.097 10⁻7। तो अब एक से थोड़ा सा कम पड़ जाएगा क्योंकि थोड़ा 16 से ज़्यादा हो जाएगा। देखो 15 से आगे कुछ नंबर है, तो ये वैल्यू आ रही है लगभग 1000 के बाद आसपास। 9.7 9.7 10⁻⁻8 मीटर। तो चाहें तो इसको नैनोमीटर में भी बना सकते हो। इसके बाद आवृत्ति, ये है आवृत्ति, ये वाली। तो ये कितनी आएगी, न्यू ये हो जाएगा 16/15 CR, ये हो जाएगा C/λ, है ना। λ/c, λ/c करेंगे ना बेटा, ये तो C/λ है। आवृत्ति होगी λ/c यानी 16/15 CR, 15 CR/16, है ना। देखो उल्टा लिख दिया मैंने, 15 CR/16 C/λ। शाबाश। तो ये कितनी हो जाएगी, 15/16। प्रकाश की चाल लगाएं और R का मान लगाएं, तो सिंपल सी बात है। तो ये 8 और 7 15, 10⁻15 तो वैसे ही हो गया। ये 3 हो गया, 15 थे, अब 3 लगभग, और 1 3 ही रहेगा क्योंकि 15 16 क्या हुआ, 1 मान लिया, 1 से कुछ ज़्यादा है, बैलेंस हो जाएगा 3 हट लगभग। पूरा ठीक करेंगे तो वैल्यू पूरी मिल जाएगी आपको। 3.1 बता रहा है ना, 3.1 बता रहा है बेटा। खैर वो अपनी गुणा और भाग को तंदुरुस्त रखें, शाबाश। 7 नंबर नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास जानने योग्य या चर्चा के लिए कुछ था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 को जरा एक बार चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा, बोर मॉडल में बोहर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में N 1 2 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना आपको करनी है बोहर मॉडल में। अब सवाल ये है कि बोहर मॉडल में चाल आती है कि नहीं आती है। बोहर मॉडल में चाल का कोई व्यंजक आता है 1 2 3 स्तरों पर। रदरफोर्ड मॉडल में तो आता है। रदरफोर्ड मॉडल में जो क्लासिकी मॉडल है उसमें तो आपने पढ़ा है कि भाई अभी केंद्रीय बल को आकर्षण बल से याद करिए मिलाते हैं, तो बोहर का दूसरा अभिग्रहित mvr/nh करते हैं और वहाँ से आप r और v निकाल लेते हैं। तो यानी बोहर मॉडल नहीं बल्कि
बोहर और रदरफोर्ड का मिला जुला रूप है। चाल आपको चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले सवाल का नंबर लिख लो 12/7 ए पार्ट। इलेक्ट्रॉन की कक्षा n में चाल का व्यंजक, ये है कहानी, ये आपको बनाना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आर नॉट एन स्क्वायर, ये त्रिज्या का व्यंजक है, याद करेंगे। इसके नीचे यहाँ जेड हुआ करता था, तो जेड बराबर 1 हाइड्रोजन के लिए, ये तो पक्की बात है। तो जेड का मान कितना हो गया, 1 हो गया हाइड्रोजन के लिए। तो फिर आर कितना हो गया, दोबारा लिख लो आर नॉट एन स्क्वायर। आर नॉट क्या है, प्रथम कक्षा की त्रिज्या। आर को हम क्या बोलते हैं, आर को हम बोलते हैं बोहर त्रिज्या, बोहर त्रिज्या। अच्छा, हाइड्रोजन में पहली कक्षा की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, बोहर त्रिज्या। तो पहली कक्षा की त्रिज्या, यानी अगर इस n का मान 1 रख दूं मैं, तो आर नॉट के बराबर हो जाता है, यानी पहली कक्षा की त्रिज्या है। दूसरी कक्षा की त्रिज्या चाहिए तो n का मान 2 लगा लो, तीसरी की चाहिए तो 3 लगा लो, जिस कक्षा की चाहिए उतना n का मान लगाओ। तो ये त्रिज्या का फॉर्मूला है, जिसमें आर नॉट का जो मान होता है वो होता है 5.3 10 की पावर -11 मीटर। ये भी एक लगभग मान है, कांस्टेंट वैल्यू है। बोहर त्रिज्या का मान क्या है, आपसे कोई पूछे, हाइड्रोजन परमाणु में ही होती है बोहर त्रिज्या, सभी परमाणुओं में बोहर त्रिज्या परिभाषित नहीं होती है। तो इसका मतलब हो गया कि बोहर त्रिज्या एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसका मान कितना, ये वाला उसका मान है 5.3 10 की घात -11 मीटर, पक्का। चलिए, अब आया कि इसका इस्तेमाल करना है चाल निकालने में। तो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग mvr/nh/2π। करने वाले बेटा कई फार्मूलों से कर देते हैं, जब अनुभव हो जाता है ना तो कई सारे फार्मूले माइंड में फिट रहते हैं, तो करने वाले कई तरीकों से कर देते हैं। और जो रट्टा मार रहे हैं, याद कर रहे हैं, फंसे हुए हैं फार्मूलों के चक्कर में, उनका एक फार्मूला भी उलझ जाता है। अधूरी जानकारी से अगर कोई पढ़ता है या अधूरी जानकारी से अगर कोई पढ़ाता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब वो बोलता है, पढ़ा रहा होता है, तो उसकी आवाज़ में या उसके पढ़ाने में या उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक कंपन होता है। अध्यापकों के बॉडी लैंग्वेज के और आवाज़ के कंपन को अनुभव कीजिए, तो पता लगेगा कि बंदा कॉन्फिडेंस में नहीं है, याद करके पढ़ा रहा है। खैर चलिए, तो अब ये आर यहाँ लगाओ, तो वी का व्यंजक मिलेगा mv/r0 और nh/2π। तो v के लिए व्यंजक बनाना है, चाल के लिए व्यंजक बनाना है। तो चाल पे चले जाएंगे, तो चाल कितनी आ गई, चाल आ गई NH mr0, तो 2π mr0, 2π mr0 n स्क्वायर। तो ये हो गया h/2π mr0 और n, यह आ गया v। अब ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से लगा लो, 6.63 10 की घात -34
2 पाई का मान ला लो 6.28। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुना 10 की घात माइनस 31 लगा लो। बोहर त्रिज्या 5.3 गुना 10 की घात माइनस 11 लगा दो। और कक्षा n को n रहने दो ऐसे, क्योंकि यह एक n कट गया, एक n बचा, देखो मतलब एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक, तो v पहली कक्षा में चाल 10 की पावर 6 की कोटि की चाल होती है। तो पहली कक्षा में चाल आ रही है 2.18 गुना 10 की पावर 6 बटे n। तो ये फॉर्मूला बन गया चाल का। इलेक्ट्रॉन की कक्षा n में चाल का व्यंजक ये है। तो पहली कक्षा में लगाएंगे यानी V1, तो यही हो जाएगी 2.18 10 की घात 6। और दूसरी कक्षा में लगाएंगे n का मान कितना लगेगा, 2 लगेगा, तो आधी हो जाएगी। अब इसका आधा क्या होगा, 218 का आधा हो जाएगा 109, 09 गुना 10 की पावर 6। तीसरी कक्षा में लगाएंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 सते 21, 0.7 2 6 3 लगा लो 10 की पावर 6। और ये सारी चाल जो हैं ये आ रही है बेटा मीटर पर सेकंड में। मतलब सिंपली ये फॉर्मूला आ गया चाल का। जिस कक्षा की चाल आपको निकालनी है अपना निकाल लो आप। चलिए दूसरी चीज क्या पूछी है, दूसरी चीज पूछी है कक्षीय अवधि भी बताइए, यानी परिक्रमण काल। तो यहां पर 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, एक इस वाले की और एक इस वाले की। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर मारेगा नाभिक के चारों तरफ, एक चक्कर, उसका समय मांग रहा है ना, अवधि जो है समय। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, इन सारी चीज़ों को हटा लेंगे। इलेक्ट्रॉन का कक्षा n में परिक्रमण काल, क्या लिख लें, इलेक्ट्रॉन का कक्षा n में परिक्रमण काल क्या बोल देंगे, t। तो t होता है 2 पाई r बटे v। मतलब वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सर्कल पे घूम रहा है, तो कितनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में, 2 पाई r। और किस चाल से घूम रहा है, v से। ठीक, तो हो गया देखो 2 पाई r नॉट n स्क्वायर, और ये 2.18 10 की पावर 6 बटे n। तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई r कितना था 5.3 10 की पावर माइनस 11, 2 पाई यहाँ आ जाएगा n क्यूब, और इसके बटे में आ जाएगा 2.18 गुना 10 की पावर 6। तो ये वैल्यू जो आ रही है 6 पंजे 30, 15 के आसपास, 15 1.5 समथिंग, 1.52। क्योंकि मैंने जो निकाली हुई है वो मैं लिख रहा हूँ बेटा, पीछे उत्तर की जांच करेंगे। 10 की पावर माइनस 16, 10 की पावर माइनस 16 n क्यूब सेकेंड। ये है परिक्रमण काल का फॉर्मूला। ये रहा देखो, n क्या है, कक्षा का नंबर। अब इसके हिसाब से तुम समझ गए होगे कि मैं क्या करूँगा, पहली दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए मैं क्या करूँगा। ठीक, तो T1 पहली कक्षा में है, प्रथम कक्षा में, तो n का मान क्या रखूँगा, 1। तो ये हो गया 1.52 10 की घात माइनस 16। T2
इसको 9 से गुणा कर दूंगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 1 46, 4 9 और 4 13 गुना 10 की घात -16, और ये समय है सेकंड में। T3 9 से नहीं 8 से, गलत गुणा कर दी बेटा, 8 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि n की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 8 से गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 इकन 8 और 4 12, ये आ गया। अगली बार 3 तिया 9 तिया 27, 27 से गुणा करेंगे इसकी। 27 गुणा 15 तो मुश्किल है गुणा करना, तो 27 सीधा लिख देते हैं क्योंकि ऐसे बातों बातों में ये हैं तुम्हारे परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल का जो फॉर्मूला तुमने बनाया है वो ये है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला बन गया, चाल का फॉर्मूला बन गया, परिक्रमण काल का फॉर्मूला बन गया। आवृत्ति क्या होती है बेटा? आवृत्ति का फॉर्मूला भी बनाना चाहिए। आवृत्ति होती है 1/, परिक्रमण काल। तो जाहिर सी बात है आवृत्ति का फॉर्मूला भी बन जाएगा। यहाँ से ये परिक्रमण काल का फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे तो आवृत्ति का फॉर्मूला भी बन जाएगा। परिक्रमण काल निकल गया तो आवृत्ति भी निकल जाएगी। तो कुल मिला के ये सवाल एक बढ़िया सवाल है, छोटा नहीं है ये सवाल। कहीं भी छोटा सवाल आता है मान लीजिए, वहाँ तो नहीं आएगा ये, लेकिन जैसे जेई मेन का होता है, जेई एडवांस का सवाल होता है, या इस पर कोई डायरेक्ट कंसेप्ट आ जाता है, अनुभव से भरा हुआ कोई कंसेप्ट भी पता है कि नहीं बच्चे को, देखो चेक करते हैं बच्चे को पता है कि नहीं कि ये चीज़ n की घात 3 के समानुपाती होता है परिक्रमण काल। ये बच्चे को पता है कि नहीं पता है, डायरेक्ट आ गया। अब इन्होंने कहा पहली कक्षा में परिक्रमण काल T1 T0 है, तो T2 बताओ, तो 8 T0, T3 बताओ 27 T0। तो कॉमन सी बात है। तो ये सवाल तो नीट में बड़े मजे में आ सकता है, और ये भी आसान बात नहीं है कि सब कर देंगे इसको, सब नहीं कर सकते इसको, क्योंकि फॉर्मूले डिराइव करके रिजल्ट तैयार रखना ये वही करता है जो पूरी पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस बनाता है, जो जिसको बताया गया हो कि नहीं ऐसा होता है बेटा, फिर वो तैयार कर लेता है अपने आप को। खैर 7, क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश। ओके चलिए डन। अब आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, चेक करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या इसमें स्टोरी है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहानी है, जरा चेक करिए एक बार। 12/8। तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ दूंगा, तुम नहीं पढ़ोगे मैं पढ़ दूंगा। क्या कहा? हाइड्रोजन परमाणु में अंतरम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5 इतने इतने है। ये तो ठीक है, बहुत त्रिज्या, हम इसी को तो कहते हैं पहली कक्षा की त्रिज्या। n और 2 3 की त्रिज्याएं क्या होंगी? ये तो बड़ा आसान फार्मूला है, बड़ा बढ़िया सवाल लग गया हमारे हाथ। तो r जो होता है ये होता है R0 n², हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक। और R बराबर R0 n²/z किसी भी परमाणु के लिए। ये बात पक्की है, जहां z परमाणु क्रमांक है। मतलब अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z का मान 1 है, तो ये फॉर्मूला है।
और अगर पूरा फॉर्मूला देखना है तो फिर पूरा फॉर्मूला ये है जेड। अब जैसे मान लो हीलियम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हीलियम के लिए। तो क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा आर नॉट एन स्क्वायर बटे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। अच्छा, हमने कहा लिथियम के लिए बताओ, क्योंकि बात इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चल रही है तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। सवाल आ गया और तुम गड़बड़ मत कर देना। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो ये फॉर्मूला कैसे बदलता है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए, अब सिंपल सी बात है। तो आर नॉट का मान दिया है 5.3 10 की घात -11 1 का स्क्वायर, ये पहली कक्षा है। R2 5.3 10 की घात -11, ये दूसरी कक्षा की त्रिज्या है। 3 5.3 10 की घात -11, ये तीसरी कक्षा की त्रिज्या है। और ये किस में है? ये सब किस में है? मीटर में है। शाबाश। तो ये सब क्या हो गया? तुम्हारा उत्तर हो गया। और अगर हीलियम, लिथियम या हाइड्रोजन जैसा कोई और परमाणु आ जाता है तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें कि ऐसा नहीं होता यार कि सर वो मेरे से गलती हो गई, मैंने तो सर वो हाइड्रोजन वाला ही लगा दिया सर इसमें फार्मूला, और सर ये सवाल तो लिथियम पे था, सर बड़ी गलती हो गई। पेपर से बाहर आके, जब पेपर करके बाहर आते हैं ना, तो याद आता है, बड़ा दुख होता है, अरे ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। अनुभव अधूरा है तो घटना घट जाने के बाद याद आता है कि मुझसे गलती हो गई। अगर अनुभव पूरा है, समझा है सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से, तो बाद में गलती याद नहीं आती, क्योंकि गलती होती नहीं है। खैर, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। 12-9। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करिए। ये कैसा सवाल है, जरा देखिए एक बार।